हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो मैं सोनू प्रजापत आपका इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म LHS फिजिक्स पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा जो हमारा संबंध और फलन का सेकंड चैप्टर चल रहा था, उसमें संबंध के बारे में देखा, यानी कि संबंध के बारे में हमने बेसिक्स का नॉलेज लिया कि संबंध वास्तव में होता क्या है। इसके बेसिक्स को जाना। बेसिक्स में हमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे। कौन कौन से? पहला था हमारा कर्मित युग्म, यानी कि इंग्लिश में बोले तो ऑर्डर्ड पेयर। सेकंड था हमारा समुच्चयों का कार्तीय गुणन, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ये हमने लास्ट के लेक्चर में देखा। इस पर आधारित हमने कुछ एग्जाम्पल भी किए। साथ ही जो हमारी प्रश्नावली 2.1 थी जो इन्हीं पर आधारित थी उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। यदि कोई डाउट है तो अपना डाउट जरूर शेयर करें, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम देखेंगे, पहले तो हम देखेंगे संबंध को, कि संबंध वास्तव में होता क्या है। संबंध को पहले भी हमने देखा है, लेकिन वो तो एकदम सामान्य सी जानकारी थी। लेकिन संबंध को हम देखेंगे कि वास्तव में संबंध होता क्या है, एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में संबंध को किस प्रकार व्यक्त करते हैं, वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। संबंध पर आधारित जो इसके 3 टॉपिक हैं, यानी कि प्रांत, परिसर और सहप्रांत, इनको भी देखेंगे। इसके बाद जो हम हमारी किताब में या बुक में जो हमारे पास एग्जाम्पल दिए गए हैं उनको हल करेंगे, और जो हमारे प्रश्नावली 2.2 है उसको भी हल करने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की एक नए जोश और एक नई उम्मीद के साथ। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और इन्हें एकदम बोर्ड पर। तो आज का हमारा टॉपिक है संबंध। संबंध वास्तव में होता क्या है? संबंध को पढ़ने से पहले आपको जो 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए गए हैं उनको पढ़ना जरूरी है। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक तो क्या था आपका? पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका कर्मित युग्म। कर्मित युग्म होता क्या है? हमने बताया कि 2 या 2 से अधिक अवयवों को, 2 या 2 से अधिक अवयवों को एक छोटे कोष्ठक में तथा 2 अवयवों के मध्य अल्पविराम या कोमा लगाकर व्यक्त किया जाता है। और साथ ही साथ इसमें क्रम का महत्व होता है। ये आपने लास्ट लेक्चर में देखा कि कर्मित युग्म होता क्या है, और आपको मैंने दोबारा से रिपीट भी कर दिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कर्मित युग्म होता क्या है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा समुच्चयों का कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन क्या था? हमने 2 समुच्चय लिए थे, समुच्चय ए तथा बी। तो समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन मतलब गुणा को व्यक्त करेंगे, यानी कि ए क्रॉस बी। उन सभी कर्मित युग्मों का समुच्चय होता है, उन सभी कर्मित युग्मों का समुच्चय होता है जिसका प्रथम घटक तो समुच्चय ए से और द्वितीय घटक समुच्चय बी से बिलोंग करता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था और आपको एग्जाम्पल भी कराए गए हैं। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से। ये 2 टॉपिक थे जो आपको समझ में आ गए होंगे। तो हम इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। फिर हम संबंध को किस प्रकार व्यक्त करेंगे वो भी हम देखेंगे। हम जो हमारे पास दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है समुच्चय का कार्तीय गुणन, उसी के द्वारा हम संबंध को व्यक्त करेंगे। एक तरह से जो हमारा समुच्चय का कार्तीय गुणन है वही क्या है? संबंध है। लेकिन संबंध में क्या है? इसके तीरालेख के द्वारा दर्शाया जाएगा, इसको साधारण से कर्मित युग्म के द्वारा दर्शाया जा रहा है। तो दोनों में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। इसमें तो कर्मित युग्म में दर्शाया जा रहा है, उसमें तीरालेख के द्वारा दर्शाया जाएगा। तो आपको अंतर भी बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से करना है। तो हमने कार्तीय गुणन देखा था। तो कार्तीय गुणन में हम कोई एक समुच्चय ले लेते हैं ए। ये हमने कोई समुच्चय ले लिया 1 और 2, कोई इजी सा एग्जाम्पल ले लिया हमने, बिल्कुल ले लिया। इसी प्रकार हम बी कोई समुच्चय ले लेते हैं। बी कोई समुच्चय ले लिया हमने, जैसे ए बी। ये इस प्रकार से हमने कोई समुच्चय ले लिया। हमें इनका ए क्रॉस बी निकालना है, कार्तीय गुणन निकालना है। तो कार्तीय गुणन निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था। कर्मित युग्म के रूप में लिखेंगे प्रथम समुच्चय का प्रथम अवयव, यानी कि प्रथम घटक, यानी प्रथम अवयव का प्रथम घटक लेंगे। फिर दूसरे समुच्चय का सेकंड समुच्चय यानी कि बी का प्रथम घटक लेंगे। फिर द्वितीय घटक लेंगे किस अवयव के साथ? प्रथम घटक के प्रथम अवयव के साथ। तो पहले हम प्रथम घटक लेते हैं, इसके बाद हम द्वितीय घटक ले लेते हैं। ये तो हो गई समुच्चय ए के प्रथम घटक की बात। अब द्वितीय घटक की कर लेते हैं। वो क्या है? हमारे पास 2 है, तो 2 के साथ ये दोनों आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो ये हो गया हमारा इस प्रकार से, और ये 2b ये हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास जो ए क्रॉस बी ये कोई समुच्चय दिया गया है, कर्मित युग्मों का समुच्चय हमारे पास दिया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक एक कर्मित युग्मों को हम देखते हैं कि इनमें क्या रिलेशन है, फिर उसी के द्वारा हम संबंध को परिभाषित करेंगे। यहाँ पर हम देखें जो हमारे पास प्रथम जो कर्मित युग्म दिया गया है वहाँ पर क्या है? जो पहला अवयव है किसका समुच्चय है? समुच्चय ए का अवयव दिया गया है, यानी कि प्रथम घटक किसका है? समुच्चय ए का है, यानी कि समुच्चय ए से बिलोंग करता है। और जो द्वितीय घटक है वो किससे बिलोंग करता है? समुच्चय बी से। इसी प्रकार जो हमारा सेकंड कर्मित युग्म है उसमें देखें तो हमारा जो प्रथम घटक है वह किससे बिलोंग करता है? समुच्चय ए से।
और जो द्वितीय घटक है वह हमारा समुच्चय बी से बिलोंग करता है या इसी प्रकार चलता रहेगा। तो यहाँ पर हम कर्मित युग्म में देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास ए समुच्चय और बी समुच्चय में क्या है, संबंध को व्यक्त किया गया किसके द्वारा, कर्मित युग्म के द्वारा दो समुच्चयों ए तथा बी के मध्य क्या संबंध को व्यक्त किया गया है। तो हम संबंध को किस प्रकार व्यक्त करें, परिभाषित करेंगे, हम जो हमारे पास ये ए क्रॉस बी होता है उसी के अनुसार हम परिभाषित करेंगे। तो संबंध की परिभाषा क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम परिभाषा को लिखते हैं, फिर हम इसके थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं हम परिभाषा इसकी। वैसे तो आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज मिल गया होगा। अब इसकी परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा क्या होती है, जब भी हम संबंध की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या होंगे, दो समुच्चय लेंगे, लेकिन दोनों ही कैसे होंगे, अरिक्त समुच्चय होंगे। अरिक्त समुच्चय मतलब दोनों में कुछ ना कुछ अवयव तो विद्यमान होंगे, एक समुच्चय फाई नहीं हो सकता। यदि एक भी समुच्चय फाई हो गया तो पूरा ही किसका माना जाएगा, पूरा मान क्या हो जाएगा, हमारे पास फाई हो जाएगा। क्योंकि हमने देखा है कि ए क्रॉस फाई इसका मान कितना होता है, फाई। और हमने बताया कि एक तरह से काटते गुणन क्या है, संबंध को भी व्यक्त कर रहा है। तो जब हम किसी भी समुच्चय को फाई लेते हैं तो हमारे पास फाई प्राप्त होता है, तो इसका तो कोई महत्व ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दोनों समुच्चय क्या लेंगे, अरिक्त समुच्चय लेंगे। तो परिभाषा में क्या लिखते हैं, किसी अरिक्त समुच्चय। अब समुच्चय कौन सा, समुच्चय ए। आप और कोई भी ले सकते हैं, पी क्यू आर, इस प्रकार से एक्स वाई जेड किसी प्रकार ले सकते हैं। हमने ले लिया समुच्चय ए, ले लिया से समुच्चय बी पर परिभाषित संबंध। परिभाषा की ओर ध्यान दीजिए। परिभाषा क्या बोले, किसी अरिक्त समुच्चय ए से समुच्चय, ये भी कौन सा है, अरिक्त समुच्चय ही है। दोनों समुच्चय कैसे हैं, अरिक्त समुच्चय हैं। यहां पर हम लिख देते हैं अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी पर परिभाषित संबंध। अब ये जो आगे आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से हमको संबंध को समझना है। वो क्या है हमारे पास, परिभाषित संबंध। ये तो क्या था, ये बेसिक्स था एक तरह से। क्या था, किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी पर परिभाषित संबंध कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी। कार्तीय गुणन को ए क्रॉस बी के द्वारा व्यक्त किया जाता है, बिल्कुल व्यक्त किया जाता है। ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है। परिभाषा क्या देगी हमारे पास, किसी अरिक्त समुच्चय ए से, कोई हमारे पास ए समुच्चय अभी नहीं लिया, ए समुच्चय लेता, बी समुच्चय लेता। ए समुच्चय में कौन कौन से अवयव थे, एक और दो, और जो हमारा बी समुच्चय था उसमें कौन कौन से थे, ए और बी, वे हमारे पास अवयव थे। परिभाषित संबंध कार्तीय गुणन कैसे था हमारे पास, ए क्रॉस बी आया है, बिल्कुल आया है। ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है, जो हमारे पास संबंध होगा वह इन्हीं समुच्चयों में से होगा। इसके बराबर भी हो सकता है, इससे कम हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा कभी भी नहीं होगा। उप समुच्चय की हमने प्रॉपर्टी बताई कि उप समुच्चय का मान हमेशा जो हमारे पास समुच्चय दिया गया है उससे या तो बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है, कभी भी उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये हमने आपको सबसेट में जो हमारा पिछला चैप्टर था समुच्चय, उसमें आपको बताया था कि जो उपसमुच्चय का मान है, उपसमुच्चय में अवयवों की संख्या समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या के या तो बराबर हो सकती है या उससे कम हो सकती है, कभी भी अधिक नहीं हो सकती है, हमने पहले ही बताया। तो हमारे पास जो संबंध आएगा वो ए क्रॉस बी का क्या होता है, एक उपसमुच्चय होता है। यानी कि जितने अवयव इसमें विद्यमान है या तो इसके बराबर हो सकते हैं या इससे कम हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास संबंध के जो अभी अवयव आएंगे वो सारे अवयव इसमें आएंगे, क्योंकि जो हमारे पास संबंध है वह इसका उपसमुच्चय होता है, यह हमें पता है। तो आपको पता लग गया होगा कि संबंध होता क्या है। तो यहां पर हमने ए क्रॉस बी में हमने क्या देखा कि संबंध समुच्चय ए जो हमारे पास संबंध होता है वह कार्तीय गुणन के प्रथम घट को तथा द्वितीय घट को के मध्य
संबंध को व्यक्त करता है। क्या है ये हमारे पास? सेकंड क्या है? संबंध कार्तीय गुणन के प्रथम घटकों तथा द्वितीय घटकों के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। क्योंकि हमने देखा है ये हमारे पास कार्मित भी अभी आया है, हमारे एक क्रॉस भी आया है। तो यहाँ पर एक फर्स्ट नंबर पर जो वो तो कौन सा था? प्रथम घटक। सेकंड पर था हमारा द्वितीय घटक, जिसका प्रथम घटक समुच्चय ए से और द्वितीय घटक समुच्चय बी से बिलोंग करता था। यानी कि प्रथम घटक और द्वितीय घटक में क्या है? एक तरह से संबंध को व्यक्त किया गया है। किसके द्वारा व्यक्त किया गया है? कर्मित युग्म के द्वारा। और संबंध भी क्या होगा? संबंध हम तीर आलेख के द्वारा व्यक्त करेंगे, ये आप आगे देखने वाले हैं। तो ये तो हो गई हमारी। इसके बाद हम देखें जो हमारा द्वितीय घटक होता है, द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब जैसे इंग्लिश में बोले तो इमेज होता है। द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब होता है। एक तरह से आप इस मान लीजिए कि प्रथम घटक जो द्वितीय घटक है वह प्रथम घटक से संबंधित होता है। इस प्रकार से आप मान लीजिए, यह आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं, एक बार आपको दोबारा से रिपीट कर देते हैं। क्या होता है? किसी एरिक समुच्चय ए से एरिक समुच्चय बी पर परिभाषित संबंध कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का क्या होता है? एक उपसमुच्चय होता है, जो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद है संबंध कार्तीय गुणन के प्रथम घटकों तथा द्वितीय घटकों के मध्य संबंध को व्यक्त करता है, ये भी हमने देख लिया है। इसके बाद द्वितीय घटक प्रथम घटक क्या होता है? प्रतिबिंब होता है, इमेज होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो मिटा देते हैं। यह तो था हमारा संबंध को हम एग्जाम्पल के थ्रू बिल्कुल आसानी से समझेंगे, जो हमारे पास बुक में एग्जाम्पल दिए गए उनके द्वारा। लेकिन उनको पढ़ने से पहले हम जो हमारे पास 3 टॉपिक और हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। और एक बात, जो हमारे पास संबंध है, हम किसी भी चीज़ को हल करते हैं तो उसको व्यक्त भी तो करते हैं। हम संबंध को किस प्रकार व्यक्त करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। संबंध को व्यक्त करते हैं हम आर के द्वारा। आर मतलब रिलेशन। आर क्या होता है हमारे पास? हमने देखा था कि ए क्रॉस बी का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। जो हमारे पास ए क्रॉस बी की यानी कार्तीय गुणन की प्रॉपर्टीज होंगी, वही क्या होंगी? हमारी संबंध की प्रॉपर्टीज होंगी। हम ए क्रॉस बी को किस प्रकार व्यक्त करते हैं? इस प्रकार व्यक्त करते हैं हम एक्स वाई, जहां x बिलोंग्स टू तो a और y बिलोंग्स टू b। यही देखा है हमने। तो ये भी क्या होगा? हमारे पास संबंध की भी यही प्रॉपर्टीज होगी, क्योंकि यह संबंध क्या है? a क्रॉस b का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये इसको व्यक्त किया जाता है। और हम गणित में किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं? जिस प्रकार से हमें किसी सवाल को हमने हल किया और हमें पता चल गया कि ये क्या है, इसमें संबंध को व्यक्त करा है। जैसे 1 इज रिलेशन x, इस प्रकार से यदि संबंध को व्यक्त करा है तो r लगा देंगे बीच में। यदि संबंध को व्यक्त नहीं कर रहा है तो हम क्या कर देंगे? x यानी कट कर देंगे, यानी कि संबंध को व्यक्त नहीं करता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं, जो हमने 3 टॉपिक बताए हैं आपको, वो है हमारे पास, पहला है हमारे पास प्रांत। प्रांत होता क्या है वो हम देखते हैं। प्रांत क्या होता है? समुच्चय ए से जो हमारे पास रिलेशन होता है, उसके जो भी प्रथम घटक होते हैं, जो भी हमारे पास रिलेशन होता है, उसके कार्तीय गुणन के रिलेशन के कार्तीय गुणन के प्रथम घटकों का समुच्चय क्या कहलाता है? हमारे पास प्रांत कहलाता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं समुच्चय ए से बी पर संबंध कौन सा? आर को द्वारा व्यक्त किया जाता है। संबंध आर, समुच्चय ए से समुच्चय बी पर संबंध आर के कर्मित युग्मों आते हैं इसमें, बिल्कुल आते हैं। कर्मित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय क्या कहलाता है? हमारे पास प्रांत कहलाता है।
समुच्चय ए से समुच्चय बी पर जो हमारे पास परिभाषित संबंध होता है, संबंध कौन सा, आर के कर्मित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय क्या कहलाता है, हमारे पास प्रांत कहलाता है। इसी प्रकार आप सोचेंगे, प्रथम घटक तो ये हमारे पास समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आप सोचेंगे कि प्रथम घटक को हम प्रांत कह रहे हैं तो द्वितीय घटक को क्या कहेंगे, द्वितीय घटक को कहेंगे हम परिसर। वो हमारा दूसरा टॉपिक है, परिसर क्या होता है। अब परिसर की परिभाषा आप स्वयं भी लिख सकते हैं। परिसर की परिभाषा क्या होगी, समुच्चय ए से समुच्चय बी पर परिभाषित संबंध आर के कर्मित युग्मों के द्वितीय घटकों का समुच्चय क्या कहलाता है, हमारे पास परिसर कहलाता है। यानी कि द्वितीय घटकों का समुच्चय क्या कहलाता है, हमारे पास परिसर कहलाता है। तो हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं या डायरेक्ट लिख देते हैं, द्वितीय घटकों का समुच्चय यानी कि आर में यानी कि रिलेशन में, संबंध में, आर में द्वितीय घटकों का समुच्चय, द्वितीय घटकों का समुच्चय, द्वितीय घटकों का समुच्चय क्या कहलाता है, हमारे पास परिसर कहलाता है। इसके बाद हमारा लास्ट जो आता है, इसके क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास सहप्रांत। सहप्रांत, अब सहप्रांत क्या होता है, प्रांत देख लिया, प्रांत क्या था हमारा, प्रांत था हमारे पास जो हमारे पास रिलेशन था उसके कर्मित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय, वो था हमारा प्रांत। द्वितीय घटकों का समुच्चय वह था हमारा परिसर। अब सहप्रांत क्या होता है, सहप्रांत होता है हमारे पास जो समुच्चय बी दिया गया है, समुच्चय बी जो हमारे पास क्वेश्चन में पहले से दिया गया है वही क्या कहलाएगा हमारे पास, वो कहलाएगा हमारे पास सहप्रांत। यानी कि समुच्चय बी के, समुच्चय बी क्या कहलाता है हमारे पास, सहप्रांत कहलाता, सहप्रांत कहलाता है। जो हमारे पास समुच्चय बी दिया गया है वह क्या कहलाएगा, हमारे पास सहप्रांत कहलाएगा। अब आप ऐसे सोच सकते हैं कि परिसर भी एक तरह से क्या है, समुच्चय बी के अवयवों का ही समुच्चय होता है, और जो हमारे पास सहप्रांत होता है वह समुच्चय बी के अवयवों का समुच्चय होता है। तो इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, जो हमारे पास परिसर होता है, परिसर में क्या होता है, परिसर में केवल वही अवयव आते हैं जो समुच्चय ए के अवयव, यानी कि समुच्चय ए के अवयव जो भी दिए गए जो समुच्चय बी के अवयव से संबंधित हैं। जिस प्रकार से हमने कोई समुच्चय ले लिया, जैसे हम 1 2 3 4 5, और दूसरा समुच्चय ले लिया हमने, ए कोई समुच्चय ले लिया इस प्रकार से, और बी कोई समुच्चय ले लिया हमने बी इस प्रकार से, 3 4 5 और 6। हमने मान लिया कि ये जो हमारे पास शुरुआत के जो तीन अवयव हैं वह तीन अवयवों से बिलोंग करते हैं, तीन अवयवों से संबंधित, यानी कि इन तीनों के मध्य संबंध है। तो जो हमारे पास परिसर आएगा, परिसर तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 4 5। प्रांत क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रांत ये हो जाएगा 1 2 3। और सहप्रांत क्या होगा, सहप्रांत क्या होगा हमारे पास, जो हमारे पास समुच्चय बी दिया गया पूरा पूरा वो क्या होगा हमारे पास सहप्रांत हो जाएगा। यानी कि परिसर क्या होता है, परिसर एक तरह से जो समुच्चय ए के अवयव से जो भी अवयव संबंधित है समुच्चय बी में वे क्या होते हैं हमारे पास परिसर होते हैं। लेकिन जो हमारे पास समुच्चय बी में क्या होता है, जो अवयव संबंधित नहीं भी होते हैं, संबंधित होते हैं वो तो आएंगे, उसके अलावा जो अवयव संबंधित नहीं होते हैं वो भी क्या होते हैं सहप्रांत में शामिल होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यह क्या होता है सहप्रांत। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास परिसर का मान है, परिसर का मान है जो हमेशा सहप्रांत से या तो बराबर हो सकता है, सहप्रांत के या तो बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है, कभी भी उससे बड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि सहप्रांत में क्या होता है, समुच्चय बी के सारे अवयव आ जाते हैं, जबकि हमारे पास जो परिसर है, परिसर में केवल वही अवयव आते हैं जो समुच्चय ए के अवयव से संबंधित होते हैं। तो ये क्या होगा हमारे पास सहप्रांत। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ये क्या है एकदम इम्पोर्टेंट है। अब जो भी क्वेश्चन आप हल करेंगे उसमें पहले उस संबंध को व्यक्त कराएगा, रोस्टर रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में इस प्रकार से व्यक्त करवाएगा, प्रांत पूछेगा, परिसर पूछेगा, सहप्रांत पूछेगा, पूरी प्रश्नावली में आपको यही करना है। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो आपने नोट कर लिया होगा तो मिटा देते हैं। तो अब हम चलते हैं, जो हमारे पास बुक में एग्जाम्पल दिए गए हैं उनको हल करने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल एकदम इजी हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल है, अब देखते हैं। तो एग्जाम्पल दिया है हमारे पास, एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, मान लीजिए कि एग्जाम्पल 7 हमारे पास क्या है,
क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कि समुच्चय ए कोई समुच्चय दिया गया है हमारे पास। वो क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास कोई समुच्चय दिया गया है। अब आपको समुच्चय को तो बताने की जरूरत नहीं है कि समुच्चय होता क्या है, वो आप जो आपको पिछला चैप्टर था उसमें आप देख सकते हैं कि समुच्चय होता क्या है। समुच्चय एक बड़ा चैप्टर है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। और हमारे पास रिलेशन दिया गया है। रिलेशन क्या दिया गया है हमारे पास, एक्स वाई, y बराबर क्या है x प्लस 1, ये इस प्रकार से दिया है। तो a से a पर एक संबंध को व्यक्त कीजिए, संबंध को परिभाषित कीजिए। जब भी आपको a से a पर यानी कि a से b पर, a से a पर, a से c पर किसी प्रकार व्यक्त कराए तो आप क्या करेंगे, a से ले जाएंगे और b की तरफ, a जो अगला समुच्चय है उसकी तरफ ले जाएंगे। यानी कि a से तो स्टार्ट करेंगे और अगले समुच्चय की ओर ले जाएंगे, यानी तीर का चिन्ह इस प्रकार से लगाएंगे। यानी कि a से a पर हम इस समुच्चय को यानी कि संबंध को परिभाषित करना है। उससे पहले हमारे पास एक चीज़, उसमें एक क्वेश्चन भी दिया गया है, इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इस संबंध को तीर आलेख द्वारा दर्शाइए। यानी कि तीर आलेख द्वारा हमें इस क्वेश्चन को दर्शाना है, तीर आरेख। और इसमें सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें, सेकंड क्वेश्चन है आर के प्रांत, परिसर और सहप्रांत ज्ञात करो। सहप्रांत ये हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, एक कोई समुच्चय दिया गया और ये हमारे पास रिलेशन है, हमें इस रिलेशन को समझना है। यहाँ पर दिया हुआ नहीं है लेकिन हमें खुद को पता लगाना है कि यहाँ पर जो x और y है, x का मान और जो y का मान है वो किससे बिलोंग करता है। यहाँ पर दिया हुआ नहीं है लेकिन हमें मानना है कि x और y जो दोनों किससे बिलोंग करते हैं, ये जो हमारे पास समुच्चय b है, समुच्चय a दिया गया है उसी से बिलोंग करता है। जो हमारे पास समुच्चय a दिया गया है उसी से बिलोंग करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारे पास समुच्चय a से a पर परिभाषित है, इसलिए यहाँ पर नहीं दिया हुआ। आगे आप जो भी क्वेश्चन देखेंगे वहाँ पर आपको दिया हुआ रहेगा कि x और y किससे बिलोंग करते हैं, r से बिलोंग करते हैं, n से बिलोंग करते हैं, z से बिलोंग करते हैं, इस प्रकार से आपको दिया हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है कि समुच्चय a से a पर ही परिभाषित है। यानी कि हम जो अवयव ले रहे हैं और जो हमारे पास अवयव प्राप्त होगा दोनों किसके होंगे, हमारे पास समुच्चय a के ही अवयव होंगे। आप एक तरह से प्रांत और परिसर को इस प्रकार देख सकते हैं, जो आप मान धरते हैं, जो आप मान रखते हैं किसी भी समुच्चय में, किसी भी समीकरण में आप मान रखते हैं वो क्या होता है, आपका प्रांत होता है। और जो मान आपको प्राप्त होता है वो क्या होता है, आपका परिसर होता है। यानी कि ये तो क्या है आपका प्रांत है और ये क्या है कि एक तरह से आपका परिसर है। यहाँ पर हम x का मान रखेंगे तो वो तो क्या होगा, हमारे पास प्रांत होगा, और जो मान हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, हमारे पास परिसर होगा। यानी कि y क्या होगा, हमारे पास परिसर होगा। पहले हम इस संबंध को गणितीय रूप में लिखते हैं, यानी कि रोस्टर रूप में लिखते हैं। ये हमारे पास समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है तो r को हम लिखते हैं पहले हम रोस्टर रूप में। यहाँ पर क्या है, y बराबर x प्लस 1, हमें x और y के मान लेने हैं। अब किस प्रकार से लेने हैं, हमें इस प्रकार से लेने हैं कि x और y दोनों क्या हों, समुच्चय a के अवयव हों। यानी कि इसके अलावा हम कोई भी अवयव नहीं ले सकते। यदि हम x का मान 1 लेते हैं तो हमारे पास y का मान कितना प्राप्त होगा, x का मान 1 लेते हैं तो हम y का मान कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। यानी कि x 1 और 1 कितने हो गए, 2, यानी कि 1 और ये 2, ये इस प्रकार से हो गया। ये तो हो गया हमें कर्मित युग्म, क्योंकि हम जानते हैं कि रिलेशन को हमेशा कर्मित युग्म के रूप में लिखते हैं, क्योंकि जो रिलेशन होता है हमारे पास, जो संबंध होता है वह है a क्रॉस b, यानी कि कार्तीय गुणन क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, और कार्तीय गुणन को हमेशा कर्मित युग्म के समुच्चय के रूप में व्यक्त करते हैं। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद सेकंड अवयव की बात करते हैं। सेकंड अवयव x बराबर 2 रखते हैं तो हमारे पास y बराबर कितना आएगा, 3 आएगा, बिल्कुल आएगा, 2 3। इसी प्रकार x बराबर 3 रखा तो y बराबर कितना आएगा, 4। x बराबर 4 रखा तो y बराबर कितना आएगा, 5। इसी प्रकार x बराबर 5 रखा तो x बराबर कितना आएगा, y बराबर कितना आएगा, 6 आएगा। x बराबर 6 रखते हैं तो y बराबर 7 आता है। ये हमारे पास इस प्रकार दिया गया। तो आप यहाँ पर देखते हैं हमने आपको क्या बताया था कि x और y दोनों किससे बिलोंग करने चाहिए, समुच्चय a से बिलोंग करने चाहिए। यहाँ पर हम जो लास्ट अवयव देखते हैं, जो हमारे पास ये जो 6 है, 6 तो इससे बिलोंग कर रहा है, लेकिन जो हमारे पास y का मान है, ये किसका मान है, x का मान, और ये किसका मान है, y का मान। यहाँ पर x का मान है जो तो किससे बिलोंग कर रहा है, इससे बिलोंग कर रहा है, लेकिन जो हमारे पास y का मान है 7, इससे बिलोंग नहीं कर रहा है।
यानी कि हमें x का मान इसी प्रकार लेंगे कि y का मान क्या हो, हमें इस प्रकार प्राप्त हो जाए, इस समुच्चय में ही प्राप्त हो, यानी कि हम इस अवयव को नहीं लेंगे क्योंकि जो हमारे पास y का मान आ रहा है वह इससे बड़ा आ रहा है। लेकिन हमें x और y दोनों इसी में से लेने हैं, इसके अलावा हमें नहीं लेने हैं। यहाँ पर हमने देखा कि x बराबर हमने 6 रखा तो y बराबर कितना प्राप्त हो हमारे पास 7, और 7 तो इसमें समुच्चय में दिया हुआ ही नहीं है तो हम इसको ले ही नहीं सकते। तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये हमारा रिलेशन हो गया। अब इस रिलेशन के द्वारा हम समुच्चय को हल करते हैं। किस प्रकार से करते हैं वो हम देखते हैं। तीर आलेख के द्वारा, तीर आलेख मैंने आपको बताया नहीं, अब बता देता हूँ किस प्रकार से व्यक्त करना है। यहाँ पर लिखते हैं हम समुच्चय ए, यहाँ पर लिखते हैं हम समुच्चय बी, लेकिन समुच्चय बी नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया कि समुच्चय ए से समुच्चय ए पर ही हमें परिभाषित करना है, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे हम समुच्चय ए ही लिखेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आप लिखिए एक वृत्ताकार रूप में, वो ये एक तरह से वृत्त तो नहीं है लेकिन आप इसको इस प्रकार की आकृति बनाइए, बना लेंगे। यहाँ पर भी आपको इस प्रकार की आकृति बनाना है, बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे। फिर आप इसमें ए के सभी अवयव को लिखिए और इसमें भी ए के सभी अवयव को लिखिए। तो ए के कौन कौन से 1 2 3 4 5 6, तो लिख देते हैं 1 2 3 4 5 और 6। इसी प्रकार इसमें क्या होंगे 1 2 3 4 5 और 6। ए से ए पर परिभाषित करना था हमें संबंध को और हमें तीर आलेख के द्वारा दर्शाना था, तो तीर आलेख के द्वारा हम इस डायग्राम के द्वारा दर्शाते हैं। अब तीर नाम क्या है इसका, तीर आरेख, तो इसमें तीर तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो तीर भी हम लगाएंगे, किस प्रकार से लगाएंगे, हम इस रिलेशन को देखते हैं, इस रिलेशन के द्वारा हम तीर लगाएंगे। जब यहाँ पर दिया गया है कि जब x बराबर, हमने यहाँ पर x बराबर 1 रखा तो y बराबर कितना प्राप्त, तो हमारे पास कितना प्राप्त हुआ 2 प्राप्त हुआ। हम इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं हम y, ये मान लिया हमने x और हमने मान लिया y। जब हमने समीकरण में x बराबर 1 रखा, तो y बराबर कितना प्राप्त हो हमारे पास 2, यानी कि जो 1 किसके तरफ जाएगा y की तरफ, ये हमने इस प्रकार से व्यक्त कर दिया, तीर आरेख के द्वारा दर्शा दिया। इसी प्रकार हम अगले अवयव को देखेंगे। जब हमने x बराबर 2 रखा तो y बराबर कितना प्राप्त हुआ हमारे पास 3 प्राप्त हुआ, बिल्कुल प्राप्त हुआ। इसी प्रकार x बराबर 3 रखा तो हमारे पास y बराबर 4 प्राप्त हुआ, इस प्रकार हो गया। और x बराबर 4 रखा तो y बराबर 5 प्राप्त हो गया, बिल्कुल प्राप्त हो गया। और x बराबर 5 रखा तो y बराबर कितना हो गया 6 हो गया। इसके अलावा क्या आपके पास कोई अवयव दिया गया है, यहाँ पर हो गया, बिल्कुल हो गया। और हमारे पास x बराबर 6 रखते हैं तो हमें y बराबर 7 तो प्राप्त ही नहीं हो सकता क्योंकि 7 तो इसका अवयव ही नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास तीर आलेख के द्वारा हमने इसको दर्शा दिया। ये क्या है हमारे पास तीर आरेख। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा हमने किया क्या है। हमने समुच्चय ए से समुच्चय ए पर ही हमें संबंध को व्यक्त करना था, तो हमने किया क्या, हमने ये क्या डायग्राम बना लिया इस प्रकार से, इस यहाँ पर बना लिया। फिर हमने समुच्चय ए के अवयव को लिखा, यहाँ पर भी हमने समुच्चय ए के अवयव को लिखा। यहाँ पर हमें तीर आरेख के द्वारा दर्शाना था, हमने इसको x मान लिया, इसको y मान, हमने x बराबर 1 रखा तो y बराबर हमें 2 प्राप्त हुआ। x बराबर 2 रखा तो हमने y बराबर 3 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हमने x बराबर 3 रखा तो y बराबर 4, x बराबर 4 तो y बराबर 5, x बराबर 5 तो y बराबर 6 हमें प्राप्त हुआ। और x बराबर 6 रखते हैं तो 7 हमें प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि 7 हमारा इसका अवयव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि हमें समुच्चय ए से ए पर ही हमें संबंध को परिभाषित करना है। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर, प्रांत, परिसर और सहप्रांत। प्रांत क्या था, जो भी हमारे पास संबंध दिया गया है, संबंध दिया गया है ये इसके कर्मित युग्मों, ये हमारे पास कर्मित युग्म दिया गया, कर्मित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय क्या कहलाता है हमारे पास, प्रांत कहलाता है। तो प्रांत क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रांत हो जाएगा हमारे पास, इसके प्रथम घटक ले लेते हैं, ये 1 2 3 4 5, ये ले लिया हमने 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारे प्रांत। इसी प्रकार हम परिसर देखें तो परिसर क्या हो जाएगा हमारे पास, परिसर हो जाएगा हमारे पास जो हमारे पास रिलेशन दिया गया है उसके कर्मित युग्मों के द्वितीय घटकों का समुच्चय 2 3 4 5 और 6, ये हो गया हमारे पास, बिल्कुल हो गया 2 3 4 5 और 6, ये हो गया। अब हमारे पास सहप्रांत है, सहप्रांत, सहप्रांत क्या होता है, जो हमारे पास समुच्चय बी दिया गया है, यहाँ पर कोई समुच्चय बी तो नहीं है लेकिन हमारे पास जो जिस पर हम समुच्चय को परिभाषित करते हैं, समुच्चय ए से समुच्चय ए पर, यानी कि जो हमारे पास लास्ट में जो समुच्चय आता है उसके सभी अवयवों का समुच्चय क्या होता है हमारे पास, क्या होता है हमारे पास
सह प्रांत होता है। यहाँ पर केवल समुच्चय ए दिया गया है, तो हमारे पास यही क्या हो जाएगा, हमारे पास सह प्रांत हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6। इस सह प्रांत के द्वारा आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि मैंने बताया था कि परिसर का मान हमेशा या तो सह प्रांत के बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है, कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता है। यहाँ पर परिसर का मान इससे छोटा है। इसमें तो 5 अवयव हैं, इसमें कितने हैं, 6 अवयव हैं। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की ओर, वो भी एकदम ईजी है। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है वो हम देखते हैं। एग्जाम्पल 8 दिया है कि नीचे दी गई आकृति में समुच्चय पी और क्यू के मध्य एक संबंध दर्शाएगा। पहले हम जो हमारे पास आकृति दी गई है वो हम देख लेते हैं। ये हमारे पास पी को ही समुच्चय दिया गया है और ये हमारे पास क्यू को ही समुच्चय दिया गया है, जिसमें हमारे कोई आकृति दी गई है इस प्रकार से। ये दी गई हमारे पास, जिसमें ये है 9, ये 4, ये 25। इसमें यहाँ पर दी गई 5 3 2 1 -2 -3 और -5। ये इस प्रकार से आपको दिया गया और साथ ही तीर आलेख के द्वारा दर्शाया गया है इसको। 9 को किस से, एक तो 3 से और एक -3 से। 9 को 3 से, एक तो 3 से और एक -3 से। इसी प्रकार जब आपके पास 4 है, 4 को दर्शाया गया है 2 से और -2 से, ये हो गया। और जो आपके पास 25 है, 25 है, उसको +5 और -5 से दर्शाया गया है। ये आपको दर्शाया गया है, ये तो आपको पहले से दिया गया है। फिर आपको पूछ रहा है कि जो आपके पास दर्शाया गया इस संबंध को, ध्यान से सुनिए, इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करो। समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करो। दूसरा समुच्चय हमारे, दूसरा इक्वेशन है इसका रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप में। और साथ ही पूछा गया है कि इसके प्रांत ज्ञात करो, परिसर ज्ञात करो। यह आपको पूछ रहा है, हम इसके सह प्रांत भी ज्ञात कर लेंगे, जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या दिया गया है, आपके पास पहले दिया गया है कि समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करो। समुच्चय निर्माण रूप में किस प्रकार व्यक्त करते हैं ये आपको बिल्कुल पता है, क्योंकि मैंने आपको समुच्चय में बिल्कुल एकदम इजी लेवल से, एकदम बेसिक लेवल से आपको समझाने का प्रयास किया है कि समुच्चय निर्माण रूप में किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। कि समुच्चय को निरूपण करने की मैंने 2 विधियाँ बताई थी, जिसमें पहली थी हमारी रोस्टर रूप, दूसरी थी हमारी समुच्चय निर्माण रूप। आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो हम लिखते हैं इसको, संबंध को व्यक्त करते हैं, यानी कि किस प्रकार से, इसमें एक्स और वाई के द्वारा व्यक्त नहीं करेंगे, इसको हम व्यक्त करेंगे पी और क्यू के द्वारा। कैप स्मॉल क्यू, स्मॉल पी और स्मॉल क्यू के द्वारा किस प्रकार से व्यक्त करेंगे। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो 9 है, 9 किस किस से बिलोंग कर रहा है, एक तो 3 से और एक -3 से। 3 का वर्ग करें तो हमें क्या प्राप्त होता है, 9 प्राप्त होता है, बिल्कुल प्राप्त होता है। और जो -3 का वर्ग करें तो भी क्या प्राप्त होता है, हमारे पास 9 प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम देखें, ये 4 है, ये 2 है, ये -2 है। जब हम 2 का वर्ग करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है। इसी प्रकार -2 का वर्ग करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है। ये 25, यहाँ पर 5 का वर्ग करते हैं तो 25 और -5 का वर्ग करते हैं तो 25, ये होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, हम इसको x मान लेते हैं, आप इसको व्यक्त कर सकते हैं x और y, बिल्कुल कर सकते हैं आप। यहाँ पर हम माने, क्या माने कि जो ये संख्या है, जो यहाँ पर संख्या आ रही है, उनका क्या है, एक तरह से वर्ग आ रही है, बिल्कुल आ रही है। यानी कि जो हमारे पास x है वह क्या है, y² है। जब y का, जो हमारे पास y दिए गए, जब उनका स्क्वायर किया जाता है, जब उनका स्क्वायर किया जाता है तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, x प्राप्त होता है। जहाँ x और y किससे बिलोंग करते हैं, x y बिलोंग्स टू z,
एक्स और वाई किससे बिलोंग करते हैं, जेड से बिलोंग, एक्स और वाई किससे बिलोंग करते हैं, जेड से बिलोंग करते हैं। हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू पी। एक्स का मान जो है, एक्स के जो मान लेंगे किससे बिलोंग करेंगे, हमारे पास समुच्चय पी से। इसी प्रकार जो वाई जो हमारे पास समुच्चय दिया गया है, वाई जो हमारे पास अवयव है वो किससे बिलोंग करेगा, समुच्चय क्यू से। ये हो गया क्या होगा हमारे पास, समुच्चय निर्माण रूप। अब इसे रोस्टर रूप में लिख देते हैं। रोस्टर रूप में तो एकदम सीधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, जो 9 है, 9 किसके साथ आ रहा है, 3 और -3 के साथ ले लेते हैं बिल्कुल। तो 9, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 3 9 -3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये तो इसकी 9 की बात। इसी पर 4 की देखें तो 4 क्या हो जाएगा आपके पास, 4 2 और 4 -2। या आप डायग्राम दे सकते हैं, ये 2 और ये -2 4 के साथ बिलोंग कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल यानी कि संबंधित है इससे। इसी प्रकार देखें 25, तो 25 किसके साथ है, एकदम 5 के साथ, और एक किसके साथ है, 25 -5 के साथ। तो यही क्या होगा आपके पास रिलेशन हो गया रोस्टर रूप में, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। ये आपके क्या है, समुच्चय निर्माण रूप में, ये आपका है रोस्टर रूप में है। इसके बाद हमारे पास प्रांत परिसर, हमें भी याद करना है प्रांत क्या होता है। जो हमारे पास रिलेशन दिया गया उसके प्रथम घटक होगा समुच्चय, तो प्रांत क्या हो जाएगा हमारे पास, सीधा सा प्रांत हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 9, यहाँ पर भी 9, 4 4 25 25, ये इस पर आपको दिया गया बिल्कुल। क्या 9 को 2 बार लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम समुच्चय के रूप में लिख रहे हैं। तो समुच्चय में हमें पता है कि अवयवों का रिपीटेशन नहीं होता है, केवल एक बार लिखा जाएगा। कोई एक से अधिक बार अवयव के लिए उन्हें केवल एक बार लिखा जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, 9 4 और 25, ये क्या हो गया आपका प्रांत। इसी प्रकार परिसर देखें तो परिसर क्या हो जाएगा आपके पास, परिसर हो जाएगा आपके पास, परिसर में देख 3 -3 2 -2, इसी प्रकार 5 और -5, यानी कि 3 -3 2 -2 5 -5, ये क्या होगा आपका परिसर। और इसी प्रकार सह प्रांत देखना जाए तो सह प्रांत में क्या हो जाएगा, जो आपके पास सेकंड जो आपके पास समुच्चय दिया गया है, सेकंड समुच्चय कौन सा है आपके पास, ये समुच्चय है आपके पास, समुच्चय क्यों, इसके सभी अवयवों को मिला लीजिए, वो क्या होगा आपका सह प्रांत। सह प्रांत में देखें, यहाँ पर परिसर में देखें, परिसर में सभी अवयव आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक नहीं आ रहा है। एक किस में आएगा, एक आएगा आपके सह प्रांत में। इस सह प्रांत में ये अवयव तो आएंगे, परिसर के अवयव तो आएंगे, साथ ही साथ उसमें क्या आएगा, ये एक भी शामिल हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, तो आपने नोट कर लिया होगा। तो हम चलते हैं, तो अब हम चलते हैं इसके लास्ट एग्जाम्पल की ओर। उसके बाद हम हल करेंगे हमारे प्रश्नावली को। जो हमारे पास लास्ट जो एग्जाम्पल है उसको हल करने से पहले हम एक इम्पोर्टेंट नोट लिख लेते हैं। इम्पोर्टेंट नोट वो क्या है हमारे पास, हमने ए क्रॉस बी देखा था, काटते गुणन देखा था, उसमें अवयव की संख्या क्या थी हमारे पास, ए क्रॉस बी में ए समुच्चय था हमारे पास, उसमें अवयव की संख्या को क्या माना था हमने, एन ए, उसको माना था हमने एम माना था। इसी प्रकार एन बी में माना था हमने, क्या माना था हमने, एन माना था। तो एन ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या कितनी आई थी हमारे पास आई थी एम एन, ये आई थी हमारे पास। अब यहाँ पर हम बात करें, क्या बात करें कि किसी भी समुच्चय, कोई भी समुच्चय दिया गया उसमें संबंधों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, वो हम ज्ञात करते हैं किस प्रकार से। जो हमारे पास हमने बताया था कि जो हमारे पास संबंध होता है, संबंध क्या होता है, एक तरह से ए क्रॉस बी का क्या होता है, एक उपसमुच्चय होता है। तो ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय ज्ञात कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगी, हमारे पास संबंधों की संख्या हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो ए क्रॉस बी के संबंधों की संख्या यानी कि उपसमुच्चय की संख्या किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं हम। ए क्रॉस बी क्या होता है, एक तरह से समुच्चय होता है। समुच्चय के उपसमुच्चय किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, पावर सेट के द्वारा, पावर सेट के द्वारा ज्ञात करते हैं, यानी कि 2 की पावर n के द्वारा हम ज्ञात करते हैं। 2 की पावर m के द्वारा हम ज्ञात करते हैं, जहां n क्या है, समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या। यह होता है हमारे पास। यहाँ पर a क्रॉस b है, उसमें अवयवों की संख्या कितनी है, mn है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा। यानी कि जो हमारे पास किसी भी समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित संबंधों की संख्या कितनी होती है, जो ए क्रॉस बी होता है
उसके उपसमुच्चयों की संख्या के बराबर होती है। उसकी यदि हम उपसमुच्चय ज्ञात कर लें तो वही क्या होगा हमारे पास, संबंधों की संख्या, और वो कितनी होती है हमारे पास 2m n। तो हम इसे थोड़े टाइम में लिख लेते हैं, यानी नोट में क्या होगा, किसी समुच्चय ए से बी में संबंधों की संख्या क्या होती है, ए क्रॉस बी में के उपसमुच्चयों की संख्या के बराबर होती है। ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या के बराबर होती किसी समुच्चय ए से बी में। संबंध व्यक्त करेंगे तो हम दो समुच्चय तो लेंगे, ए से बी में संबंधों की संख्या कितनी होती है, ए क्रॉस बी होगा हमारे पास, उसमें अवयव की संख्या कितनी होती है mn। ये हमने देखा है लास्ट लेक्चर में, बिल्कुल देखा है। तो उसके उपसमुच्चय ज्ञात कर लें, तो समुच्चय के उपसमुच्चय ज्ञात करने के लिए हम 2n का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर n का मान कितना है, यहाँ पर ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय ज्ञात करने है हमें, तो ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या यानी कि 2m हो जाएगा, संख्या के बराबर होती है। यानी क्या होता है हमारे पास 2m n, जहाँ यहाँ पर लिख सकते हैं, जहाँ mn बराबर क्या है n a क्रॉस b। n a क्रॉस b बिल्कुल समझ में आ गया होगा, यानी कि a क्रॉस b में कार्तीय गुणन a क्रॉस b में उपस्थित अवयवों की संख्या कितनी होती है, mn होती है। या इस प्रकार लिख सकते हैं हम, जहाँ n बराबर mn, इस प्रकार लिख सकते हैं। ये हो गया हमारे पास किसी समुच्चय के ऐसे संबंधों की संख्या। इसी प्रकार हम बात करें ये तो किसकी बात हो गई, रिक्त समुच्चय भी हो सकता है, अरिक्त समुच्चय भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, केवल अरिक्त समुच्चय कब होगा, जब भी हम किसी भी घात समुच्चय में उपसमुच्चय लिखते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, पहले हम फाई से शुरुआत करते हैं। फाई क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है, लेकिन हमें रिक्त समुच्चय को हटाना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, जब भी हम संबंध की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, अरिक्त समुच्चय की बात करते हैं तो हमें अरिक्त समुच्चय के संबंधों की संख्या चाहिए। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें से एक घटा देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, जो फाई लेते हैं फाई हट जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास 2m n-1। इसका आपको समझ में आ गया होगा। ये तो क्या है, ये इस प्रकार का संबंध है कि किसी रिक्त समुच्चय, यानी कि कोई भी समुच्चय दिया गया है वो रिक्त भी हो सकता है और अरिक्त भी हो सकता है, उसमें अवयवों की संख्या कितनी होती है, संबंधों की संख्या कितनी होती है आपके पास 2m n। लेकिन आपको क्या चाहिए, केवल अरिक्त समुच्चय में उपस्थित संबंधों की संख्या, वो कितनी होगी 2m n-1। यहाँ एक को क्यों उठाया, क्योंकि एक में क्या होता है, एक क्या आता है, इसमें फाई भी आता है। फाई क्या होता है, एक तरह से रिक्त समुच्चय आता है, लेकिन हमें चाहिए क्या, अरिक्त समुच्चय निकालने के लिए हम एक को घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2m n-1। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो आपने नोट कर लिया होगा। तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। लास्ट एग्जाम्पल जो दिया गया है हमारे पास, अब लास्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें एग्जाम्पल में दिया है एक कोई समुच्चय दिया गया है 1 2 इस प्रकार से दिया गया है, और बी कोई समुच्चय दिया गया है हमारे पास 3 4। ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि ए से बी में रिलेशन ज्ञात करने हैं हमें। जो अभी मैंने आपको नोट लिखा है वह बिल्कुल वैसे ही है। इसमें संबंधों की संख्या ज्ञात करनी है, संबंधों की संख्या यानी कि ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि हमने क्या सूत्र क्या बताया 2m n। यहाँ पर m का मान कितना है, m क्या होता है, समुच्चय a में उपस्थित अवयवों की संख्या। m बराबर कितना है, यहाँ पर 2। n बराबर क्या होता है, n क्या होता है, समुच्चय b में उपस्थित अवयवों की संख्या, वो कितने है हमारे पास, यानी कि n बराबर कितना है हमारे पास, वो भी 2 है, यानी कि 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, यानी कि 2 वो कितने जाएंगे 16। ये हमें क्या चाहिए था, आंसर हो गया हमारा, यानी इसके संबंधों की संख्या क्या होगी हमारे पास 16। संबंधों की संख्या
ये होगा हमारे पास। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो आप नोट कर लिया हो। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। हमने क्या, ये हमारे पास समुच्चय दिए गए थे, समुच्चय ए और समुच्चय बी। हमें समुच्चय ए से समुच्चय बी में रिलेशन की संख्या ज्ञात करनी थी, यानी कि संबंधों की संख्या ज्ञात करनी थी। तो हमने आपको इसका सूत्र बताया था कि 2m होता है, जहाँ m क्या होता है, समुच्चय ए में उपस्थित अवयवों की संख्या, और n क्या होता है, समुच्चय बी में उपस्थित अवयवों की संख्या। तो इन दोनों को गुणा किया तो हमारे पास 4 प्राप्त है। तो 2 की पावर 4 वो कितने हो गए हमारे पास, 16। और यही क्या है हमारे पास, संबंधों की संख्या। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो अब हम मिटा देते हैं अब। तो अब हम चलते हैं हमारी प्रश्नावली की ओर, यानी कि प्रश्नावली हमारे पास, यानी कि एक्सरसाइज 2.2, जिसका हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन मुझे दिया गया मेरे पास 1 2 3 डॉट डॉट 14 इस प्रकार से दिया गया, और आर कोई रिलेशन दिया गया हमारे पास एक्स वाई 3x माइनस वाई इक्वस टू 0। ये यहाँ आगे भी है थोड़ा सा, यानी क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, यहाँ पर दिया गया है ए से ए पर, ए से ए पर ही हमें क्या है, संबंध को ज्ञात करना है, यानी संबंध आर ज्ञात करना है। और इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये दिया गया हमारे पास, एक क्वेश्चन मुझे दिया गया है, आर को ये रिलेशन दिया गया है, और इसके बाद ए से ए पर कोई रिलेशन ज्ञात करना है, और प्रांत, परिसर और सह प्रांत हमें ज्ञात करना है। जो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर जो 7 था, यानी कि जो हमारे पास ये प्रश्नावली है उसका तो फर्स्ट ही था हमारा एग्जाम्पल, वो क्या था, बिल्कुल ऐसा के ऐसा ही था। लेकिन क्या है इसमें समुच्चय, एक तो समुच्चय चेंज हुआ है, एक आपका रिलेशन चेंज हुआ है, और उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर लेंगे। मैं केवल आपको रिलेशन बता देता हूँ, तो आप इसको जो आपने एग्जाम्पल नंबर 7 किया है बिल्कुल वैसे ही है, तो आप इसे आसानी से कर लेंगे। तो रिलेशन के मैं आपको समझा देता हूँ, रिलेशन क्या होगा इसका, 3x माइनस का y। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, y बराबर क्या ले लिया हमने, थोड़ी देर के लिए ले लिया हमने, y बराबर 3x, इसका पक्षांतर कर दिया, यानी कि माइनस का y था, यहाँ पर पक्षांतर क्या हो जाएगा, प्लस का y। तो y बराबर 3x। यहाँ पर हम x का मान रखते हैं, x का मान रखते जाते हैं और y का मान हम प्राप्त करते जाते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे जो x और y दोनों किससे बिलोंग करने चाहिए, समुच्चय ए से बिलोंग करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो आपको दिया गया है, वहाँ पर आपको दिया हुआ नहीं था, लेकिन आपको मानना था कि दोनों किससे बिलोंग करेंगे, समुच्चय ए से, और यहाँ पर पहले से दिया गया है। यहाँ पर x का मान रखा हमने, पहले रखा हमने 1, तो y बराबर क्या प्राप्त हो हमारे पास 3, किस पर है, x बराबर 1 पर। इसी प्रकार हम इसको कर्मयुग्म में सीधा लिखते जाते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास रिलेशन, x बराबर 1 पर क्या प्राप्त हो आपके पास, वो प्राप्त हो आपके पास 3। x बराबर 2 रखा तो y बराबर कितना प्राप्त होगा, 2 रखा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि 2 रखा तो आपके पास 6 प्राप्त होगा। 3 रखा तो 9 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 3 रखा तो 9 हो गया। इसी प्रकार 4 रखा तो 4 रखा तो 12। इसी प्रकार आपने 5 रखा तो 5 रखा तो कितना हो जाएगा 15। लेकिन आप यहाँ पर देखिए 5 तो इससे बिलोंग करता है, लेकिन जो आपका 15 है वह इससे बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब हम इस अवयव को नहीं लेंगे, क्योंकि हमें पहले ही दिया गया है कि x और y दोनों इससे बिलोंग कर रहे हैं। यदि एक भी अवयव इससे बिलोंग नहीं कर रहा है तो दोनों इससे बिलोंग नहीं करेंगे, वो हमारा कर्मित युग्म नहीं होगा। तो यही क्या होगा हमारे पास, रिलेशन हो गया। अब आप इसके द्वारा संबंध तो हमने ज्ञात कर लिया, आप इसके प्रांत ज्ञात कर सकते हैं, परिसर ज्ञात कर सकते हैं, और सह प्रांत भी आप ज्ञात कर सकते हैं, और तीर आरेख के द्वारा आप इसको दर्शा भी सकते हैं। तीर आरेख में आप जो हमारे पास ए समुच्चय है दोनों तरफ ले लेंगे, जो 1 का रिलेशन 3 के साथ दिखा देंगे, 2 का रिलेशन 6 के साथ, 3 का रिलेशन 9 के साथ, 4 का रिलेशन 12 के साथ दिखा देंगे। और साथ ही साथ जो आपके पास ये फर्स्ट अवयव दिए गए वो क्या हो जाएंगे, प्रांत, सेकंड अवयव दिए गए आपके पास वो क्या हो जाएंगे आपके परिसर, और जो आपके पास समुच्चय ए दिया गया है वो क्या हो जाएगा आपका सहप्रांत। तो आपके तीनों क्वेश्चन सोल्व हो गए, बिल्कुल हो गए। तो आपने समझ में आ गया होगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो आपने नोट कर लिया होगा, तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर यानी कि n पर r को रिलेशन दिया गया है। क्या दिया गया आपके पास, r x y बराबर x प्लस 5। x क्या है, x संख्या 4 से कम एक क्या है, प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर है। और x और y दोनों किससे बिलोंग करते हैं, x y बिलोंग्स टू n। इस प्रकार से आपको संबंध दिया गया है। द्वारा संबंधित एक r परिभाषित कीजिए। इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखिए, यानी कि रोस्टर रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में। और साथ दिया गया आपके पास इसके प्रांत और क्या है, परिसर ज्ञात करो। आप इसके सह प्रांत भी ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, वैसे तो आपने पहले भी कर लिया है। मैं आपको संबंध बताऊंगा और क्वेश्चन को आप स्वयं सॉल्व करेंगे। ये क्या है आपके पास, एक बार दोबारा से क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय r पर, यह आपके पास संबंध दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। द्वारा संबंधित एक r परिभाषित कीजिए। इस संबंध को रोस्टर रूप में तथा इसके प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। यह आपको दिया गया है। प्राकृत संख्याओं को समुच्चय है आपके पास, समुच्चय तो क्या दिया गया है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय आपको दिया गया है। वैसे आपको पहले क्या दिया हुआ था, समुच्चय ए दिया हुआ था, उसमें कोई संख्या थी। अब की बार क्या दिया आपके पास, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय आपको दिया है और रिलेशन आपको दिया है। रिलेशन को हम समझने का प्रयास करते हैं कि रिलेशन को हम पहले हम रोस्टर रूप में लिखते हैं, क्योंकि रोस्टर रूप में हमें पहले भी लिखना है, वैसे भी हमने लिखना ही था। एक्स मान रखना है हमें, एक्स मान रखते जाइए, वाई का मान आपको प्राप्त हो तो जाएगा। लेकिन आपको कंडीशन दी गई कि एक्स संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, यानी कि एक्स क्या होगा आपके पास, यहाँ पर आप देखना चाहिए तो क्या हो जाएगा पास 1 2 3 और 4। इस चिन्ह का, इस कोष्टक का मतलब आपको पता है कि 4 को शामिल नहीं करेंगे। और 1 2 3 ये क्या हो जाएंगे आपके एक्स हो जाएंगे, यानी कि हमें एक्स का मान केवल 1 लिखना है, 2 लिखना है और 3 लिखना है। 4 हम नहीं लेंगे, केवल हमें 3 संख्या रखनी है, 1 रखना है, 2 रखना है और 3 रखना है। तो यहाँ लिखते हैं पहले 1 रखा तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। 1 रखा तो हमें 6 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हमने 2 रखा तो क्या प्राप्त हुआ हमारे पास 7। और 3 रखा तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, हमारे पास 8। इसके अलावा क्या कोई संख्या रखेंगे, नहीं रखेंगे। तो एकदम रिलेशन क्या हो गया, एकदम छोटा सा क्या होगा आपका रिलेशन हो गया। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इस रिलेशन के द्वारा एक क्वेश्चन तो आपका हल हो गया। और प्रांत क्या हो जाएगा, इसके प्रथम घटकों को देख लीजिए, परिसर क्या हो जाएगा, जिसके द्वितीय घटकों को देख लीजिए, वो क्या होगा परिसर हो गया। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। यदि इस लेक्चर से संबंधित या प्रीवियस किसी भी लेक्चर से संबंधित आपको कोई भी डाउट हो तो अपना डाउट जरूर शेयर करें, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।